ठीक है, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। और आई होप आप बीएससी के क्लास में होंगे, समझ में आई सबको बीएससी की क्लास? बेस क्लास थी आज, ठीक है। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता से। देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार स्क्रीन का भी बता दीजिएगा कि स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही है। आज हम बिल्कुल कंसेप्ट होता ना बेस, वो वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डन, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपर। देखिए भारतीय न्याय संहिता क्या बोलते थे? इंडियन पीनल कोड 1860। ये जो वर्ड है 1860, ये आपको सामने साफ साफ दिख रहा है कि भाई ब्रिटिश काल का था। जो पुराने जो अंग्रेजी जो शासन था, उसकी कहीं ना कहीं झलक ही इसके अंदर। 1860 कितना, 200 साल पुराना या जितना भी साल पुराना, ठीक है। तो लागू किया गया भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। अब एक्ट नंबर 45 है अपना। एक अच्छा क्या है, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको प्रॉपर? सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? जिसको नहीं दिख रहा है वो पूरा मतलब वापस बैक जाके दोबारा रीजॉइन करो। क्या फायदा है? देखिए जो अपना इंडियन पीनल कोड था, वो भी शायद 1860 का 45 एक्ट था। ये भी एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा इंट्रोडक्शन बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी आपको ये जो एनेक्टमेंट डेट होती है, एनफोर्समेंट डेट होती है, एक्ट नंबर होता है, किसी भी स्टेट जुडिशरी में, ये आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्री में आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्ट नंबर कौन सा है, तो ये एक्ट नंबर 45 है 2023 का, ठीक है। एक्ट नंबर 45 है 2023 का। अब जाकर मैं पूछूंगी नहीं, लेकिन याद करो अभी आपने पिछली क्लास में कौन सा सेक्शन, कौन सा एक्ट नंबर पढ़ा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, एक बार आप याद कर लीजिए। 47। 47, ठीक है डन। ये 45th है, ओके। अब मैं आपको एक मिनट, ठीक है। अब आ जाइए एनेक्टमेंट डेट। आई होप आप सभी लोग यदि लॉ पढ़ रहे हैं तो एनेक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट में अंतर पता होगा। नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एनेक्टमेंट डेट होती है जिस दिन आपके राष्ट्रपति जी या आपके गवर्नर साइन करते हैं। और एनफोर्समेंट डेट क्या होती है? एनफोर्समेंट डेट होती है जब से वो लागू हुआ। आप लोगों को सबको पता है, एकदम से उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि नए लॉज आ रहे हैं, नए लॉज आ रहे हैं, ठीक है। तो जब अपने राष्ट्रपति जी ने कब साइन करे? अपने राष्ट्रपति जी ने साइन करे थे 25 दिसंबर 2023 को। लेकिन एनफोर्समेंट में ये अभी 2 महीने पहले आए हैं, 1 जुलाई 2024 को। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए। कैसा लॉ है वापस नहीं बताऊंगी कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इंडियन पीनल कोड जो था पहले, जो अब भारतीय न्याय संहिता है, उसके ये एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है। कोई इसी तरीके का प्रोसीजर नहीं बताता। क्या बताता है कि आपने ये सजा, ये अपराध किया है तो आपकी ये सजा होगी, और सजा मतलब एग्जाम्पल बताएगा, आपके राइट्स बताएगा, ये सारी चीजें बताता है। एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है। और इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया प्रिया? गुरुजी प्लीज आप। बीएनएसएस, भारतीय ध्यान सब लोगों को याद न्याय है, सुरक्षा प्रोसीजर संहिता। जो है वो किसमें दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। सबको नाम पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है अभी मैं एग्जाम देकर आई, क्वेश्चन आया, ठीक है, कि नए लॉज के बारे में लिखिए, बच्चों को नाम ही नहीं पता था। आप सोचो बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं, पड़ोस में मेरा स्टूडेंट बैठा था, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा उसने कि मैम 3 नए लॉज कौन से आए हैं। लेकिन आप सभी को नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से नए लॉ आए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 तरीके के नए लॉ। अब इसके अंदर कितने सेक्शन है? 358 सेक्शन है, 20 चैप्टर है। पुराने वाले में 511 सेक्शन थे, 20 चैप्टर थे। मैम ये सेक्शन कम कैसे हो गए? किसी को आइडिया? अदर मतलब अदर देन प्रिया, किसी को आइडिया सेक्शन 511 से 358 कैसे हो गए हैं? क्या कुछ चीजें डिलीट हुई है? यस मैम। सेक्शंस जो हैं वो उसमें क्लोजेस में डाल दिए गए हैं और कुछ डिलीट करे गए हैं, कुछ अब नहीं ऐड हुए यदि हैं। आप लोगों मतलब आप लोगों ने
आईपीसी पढ़ा हो तो कैसे सेक्शन दे रखे थे। सेक्शन नंबर 21 पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन नंबर 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन का मतलब इकलौता इंडियन पीनल कोड जितना मैं पढ़ा है मैंने, तो इकलौता इंडियन पीनल कोड में डेफिनेशन को अलग अलग सेक्शन दे रखा था। 51 ओथ दे रखा है, 51 गुड फेथ दे रखा, सबकी डेफिनेशन अलग अलग दे रखी थी। लेकिन यदि हम भारतीय न्याय संहिता देखेंगे तो इसके अंदर सेक्शन 2, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, इस तरीके से इन सेक्शंस को डाल दिया गया है। ज्यादा चेंज, टेररिज्म की डेफिनेशन चेंज हुई, मतलब डेफिनेशन ऐड करी है, चेन स्नेचिंग करी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐड करा है। उसके अलावा ऐसे सेक्शंस में, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो आपको देखकर लगेगा कि यार मैम ये तो थोड़ा मतलब बड़ा चेंज है। ऐसे छोटे, जैसे जेंडर की डेफिनेशन में पहले ही शी था, अब ट्रांसजेंडर, वो भी तो इंसान है। आप लोग इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो कि ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं किया, तो इन्होंने ट्रांसजेंडर को इंक्लूड कर दिया। यदि आप मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखोगे, किसी को भी याद है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 22 इंडियन पीनल कोड का? किसी को भी याद है? एक बार हैंड रेज करिए, थोड़ा सा भी पता हो। विकास, आप बताएं, जिसने हैंड रेज करा है कोई भी एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी। चलो ठीक है, यदि नहीं भी आप उसमें वर्ड देखेंगे कॉर्पोरल, जब आप देखोगे पीछे, मतलब आप यदि इंडियन पीनल कोड देखोगे तो वहां पे लिखा है एवरी टाइप ऑफ कॉर्पोरल डिस्क्रिप्शन की, ऐसे वर्ड है वहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉर्पोरल। तो ये वर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। जब आप किडनैपिंग की डेफिनेशन देखोगे इंडियन पीनल कोड में, तो वहां पे सबको पता होगा, यदि नहीं भी पता, नए बच्चे भी हैं तो मैं बताती हूँ कि इंडियन पीनल कोड में पता नहीं अजीब अजीब से डिस्क्रिमिनेशन थे। ऐसे था कि यदि लड़की 18 साल से कम है और लड़का 16 साल से कम है, उसकी किडनैपिंग हो सकती है। भाई लड़का लड़की में आप ऐसा एज का डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहे हो कि लड़का यदि 18 साल, मतलब लड़की यदि 18 साल से कम है, आप उसको लेकर गए तो किडनैपिंग, और लड़का यदि 16 साल से कम है तो किडनैपिंग। तो वो 17-18 साल का जो लड़का है उसमें क्यों आपने डिस्क्रिमिनेशन करा? तो जब यदि हम अब देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड की किडनैपिंग करी गई है। डन, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आ जाइए, क्या है होल ऑफ इंडिया, मतलब आपका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है भारतीय न्याय संहिता का, वो कहाँ है? संपूर्ण भारतवर्ष में है। अब आपको ये तरीके, मतलब कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ? सारा मतलब अपना जम्मू कश्मीर सब अपने भारत का ही हिस्सा है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये जो है ये संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है। आ जाइए, अब आपको देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक कंसेप्ट बताती हूँ। पहले का मतलब टाइम क्या था, क्या वो बोलते थे बच्चे, जैसे 511 सेक्शन, जिसको 511 सेक्शन टिप्स पे याद थे ना, ऐसे कि 359 में किडनैपिंग दे रखा है, 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया दे रखा है, चाइल्ड दे रखा है, ऐसे याद होते थे। तो बच्चों को ऐसा लगता था हमें आईपीसी बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये सब चीजें कब पता चली है? ये सब चीजें अभी प्री पता, आरजेएस का प्री हुआ, या जिसका भी किसी भी स्टेट का प्री हुआ, दिल्ली का प्री देख लो आप, ये सब चीजें बच्चों को तब पता चलती है जब वो एग्जाम देने बैठते हैं कि यार ये चीज तो हमको आती नहीं थी, ठीक है, ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी। सबको, मतलब मैं कई बार बोलती हूँ, कभी भी आप, जैसे मैं खुद पर्सनल बताती हूँ कि मैंने ना ना करते हुए, ठीक है, 5 साल से पढ़ रही हूँ मैं, कोई वो नहीं है, दूसरी बार मैंने अटेम्प्ट दिया है, मैंने ना ना करते हुए 300 से 400 बार, 300-400 बार मैंने आईपीसी का बेयर एक्ट पढ़ा है। लेकिन आज भी यदि मैं बेयर एक्ट पढ़ूंगी, ठीक है, मेंस में हमने लोगों को 1.5 महीने का टाइम दिया, मेंस में हमने 4-4 बार रिवाइज करा है उसको, लेकिन आज भी मैं आईपीसी का बेयर एक्ट उठा के देखूंगी तो मुझे कुछ नया एक्सप्लेनेशन दिखेगा, नया इंटरप्रिटेशन दिखेगा कि यार ये चीज तो मैं आज से 1 महीने पहले या 1 साल पहले तो मैंने ये चीज पढ़ी नहीं, आज मैं पढ़ रही हूँ तो आज कुछ अलग इंटरप्रिटेशन लग रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी ये मत सोचो कि हमें सब चीजें आती है। भाई मेरे लिए तो मेंस लिखना कितना सिंपल होता, मैं तो कब से पढ़ रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए मेंस लिखना उतना ही हार्ड था जितना मेरे लिए पिछले 3 साल पहले था, और जितना आप लोगों के लिए था। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपकी पढ़ाई की वैल्यू जीरो है। क्या याद रखोगे कि आपको रिवीजन, बहुत बहुत कंटिन्यूअस रिवीजन करना है। यदि आप खुद सोचते होंगे कि मैम हमने ना 5 दिन पहले सीआरपीसी पढ़ा, वो भी प्रैक्टिकल में बताऊंगी कि 5 दिन पहले सीआरपीसी पढ़ा, क्योंकि सिविल क्रिमिनल दोनों आते हैं एग्जाम में। मैंने 5 दिन पहले सीआरपीसी पढ़ा, अब मैं 5 दिन से सिविल का पेपर पढ़ रही हूँ, तो मैम हमने जो 5 दिन पहले पढ़ा वो मैं भूल गई।
ठीक है, हम भूल गए, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा ऐसा कुछ स्पेसिफिकली आपके साथ नहीं हो रहा। मैंने सीआरपीसी पढ़ा 5 दिन पहले, ठीक है, सीआरपीसी के पेपर, ये जो क्रिमिनल का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था फॉल्स एविडेंस का। आप मानोगे नहीं, सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा था। तो ये सबके साथ होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर। आपको चीजों को रिवीजन पे रिवीजन करोगे ना, तो ही आपको चीजें याद होगी। कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, तो अपने मन से ये बात हटा लो कि हमें आईपीसी अच्छे तरीके से आता है या हमें सीआरपीसी अच्छे तरीके से आता है। भाई जो लोग मतलब कितने बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं या जजेस हैं, उन लोगों को भी किताबें उठाने की जरूरत होती है। तो अपने मन के अंदर से बिल्कुल भी निकाल देना, बिल्कुल भी निकाल देना कि हमें, जब तक आप जज नहीं बन जाओ। समझो, मैं बताती हूँ कि जैसे समझो मैं एक इंसान हूं जिसने कभी आज तक कोर्ट नहीं देखा, ठीक है, और आप एक ऐसे इंसान हो जो 7 साल से कोर्ट जा रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं जज बन गई। या मान लीजिए कोई एक इंसान जिसने बहुत 7 साल 8 साल 10 साल प्रैक्टिस करी है, वो जज नहीं बना। जो आपको शॉल मिलेगा किसको उड़ाएंगे? भाई जो जज बन गया उसी को तो उड़ाएंगे ना, जो 8 साल प्रैक्टिस करा है उसको नहीं उड़ाएंगे। तो पोजीशन मैटर करती है, आपका नाम मैटर करता है, किस पे लिखा हुआ, वो जो हाई कोर्ट की जो रिजल्ट आएगा उस पे लिखा हुआ मैटर करता है। बाकी सब अपना अपना ज्ञान देते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, क्या बोलते हैं कि व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो आईपीसी पढ़ना बेयर ही नहीं है, आपको ये चीजें भी आनी चाहिए कि पनिशमेंट की थ्योरी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी पनिशमेंट की थ्योरी है। आ जाइए, ऐसे ही पहले स्क्रीन पे मैं नॉर्मल बताती हूँ। देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, जब आईपीसी नहीं था, हाँ सक्षम नहीं पनिशमेंट ऐड हुई है, वो अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पुराने जमाने में क्या था, जब आईपीसी नहीं था, जैसे मैंने इसको घूंसा मारा, इसने मुझे घूंसा मारा, बात बराबर, तो ये कौन सी थ्योरी है? कोई बताएगा ये कौन सी थ्योरी है? रेट्रीब्यूटिव। रेट्रिब्यूटिव, बदले की भावना। याद आ, समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज करिए। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी समझ में आ गया? आई फॉर आई, इसने मेरी आंख फोड़ी, मैं आंख फोड़ दूंगा, ये होती है पनिशमेंट की रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। एक बार पढ़ लेते हैं, आ जाइए। This theory is based on famous saying tit for tat, eye for eye, teeth for teeth. The main motive of this theory is to inflict a similar amount of pain endured by aggrieved party because of the offender's activity. I hope आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए deterrent theory। हमेशा ये याद रखो, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को रटना नहीं है। लेकिन आप बोलोगे मैम मेंस में तो रटी हुई लैंग्वेज काम में आती है, लेमैन की लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो आप मेंस में। तो मैम ऐसे क्यों बोल रही हो कि रटना नहीं? भाई समझ के चीजों को रटो, पहले आप उस चीज को समझ जाओ फिर उस चीज को रटो, ठीक है। अब आ जाओ डेटरेंट थ्योरी। अब जैसे रेप की डेफिनेशन दे दी, रेप की डेफिनेशन में कि इस इंसान को, यदि जो इंसान रेप करेगा उसको डेथ की पनिशमेंट है, 12 साल से कम उम्र की में जो बच्ची है उसके साथ रेप किया तो डेथ पनिशमेंट है। तो ये किस तरीके की थ्योरी है? डिटरेंट थ्योरी। आप लोगों के मन में क्या हो, क्या बसा रहे हो? जैसे एक छोटा बच्चा है या 12-13 साल का बच्चा है, उसको लग रहा है कि यार मैंने ये ऑफेंस किया तो मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। तो कौन सी थ्योरी है? डिटरेंट थ्योरी है। आप लोगों के मन में क्या डाल रहे हो? फियर की भावना। क्या डाल रहे हो? फियर, डरा रहे हो उसको कि भाई तूने ये ऑफेंस किया तो तुझे ऐसे जेल हो जाएगी या तुझे डेथ डेथ की पनिशमेंट मिल जाएगी। समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज कर दो। डिटरेंट थ्योरी, मासेस जो होते हैं लोगों के मन में आप क्या डाल रहे हो? डर की भावना पैदा कर रहे हो, तो ये होती है डिटरेंट थ्योरी, ठीक है। ये डन। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन डिटरिंग ऑफेंडर फ्रॉम क्रिमिनलिटी एंड रिपीटिंग द सेम क्राइम इन फ्यूचर। एक तो आप किसी को डरा रहे हो, दूसरा आप आगे से सेम क्राइम नहीं करोगे। दिस थ्योरी इज अ लेसन टू मेंबर ऑफ सोसाइटी who experience the consequences of that crime. It creates fear of punishment in like-minded people. अब आ जाइए प्रिवेंटिव थ्योरी। कैसे होगी प्रिवेंटिव थ्योरी? जब आपने सेक्शन 140, शायद 148 या 149 है सीआरपीसी का, 149 से 153 ऐसा करके, मुझे सेक्शन नंबर एकदम से याद नहीं आ रहे। तो वो होती है प्रिवेंटिव थ्योरी। ऑफेंस होने से पहले प्रिवेंट, क्या हो रहा है? प्रिवेंशन, कि ऑफेंस होने से पहले ही आप उसको रोक रहे हो। कैसे? जैसे आप लोगों ने शायद सेक्शन 151 पढ़ा होगा, सीआरपीसी का नहीं भी पढ़ा तो मैं बताती हूँ कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, वो पहले ही उसको अरेस्ट करके लेकर आ जाएगा। तो ये किस तरीके की थ्योरी है? क्या अभी तक ऑफेंस हुआ है क्या? नहीं हुआ ना।
प्रिवेंट कर दिया आपने, ऑफेंस के होने से पहले ही उसको क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। इट इज अ टाइप ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी। आ जाइए, बिफोर ऑफेंस, ऑफेंस इज स्टॉप, डन। अब आ जाइए रिफॉर्मेटिव थ्योरी। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, मजबूरियां अपराधी बनाती है उसको। कोई इंसान ऐसे थोड़ी, मैं हूं, मैं चोरी कर रही हूँ मान लीजिए, ठीक है, तो मैं कोई जन्म से थोड़ी अपराधी थी, जन्म से थोड़ी चोर थी, मेरी ऐसी मजबूरी रही होगी कि मैंने चोरी करी। तो ये किस तरीके की थ्योरी है? तो मुझे मान लीजिए, मैं मुझे लेकर गए कोर्ट में, तो मैं बोलूंगी सर ऐसे ऐसे मजबूरी थी, ठीक है, जैसे एडमोनिशन होता है, प्रोबेशन होता है, तो वो सोचेंगे कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, सीएस है, एलएलबी है, कितनी पढ़ी लिखी है, गलती से मतलब या कुछ इसके मन में कुछ ऐसा भटकाव सा आ गया होगा, तो इसने चोरी कर ली, ठीक है। तो ये एक तरीके की, भाई इसको सुधारने की भावना दो। जैसे जेजे एक्ट, जेजे एक्ट है, पनिशमेंट नहीं देते बच्चों को, कैसे बोलते हैं कि इनको सुधारने का अवसर दो इनसे, ठीक है, इनको जैसे अभी कम्युनिटी सर्विस ऐड किया है, ठीक है, तो ये एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी का पार्ट है। समझ में आया रिफॉर्मेटिव थ्योरी? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, पढ़ते हैं फिर। देखिए, nobody is indeed a criminal by birth. Crime sometimes happens accidentally or situationally. In this case, the offender should get another chance to rectify his mistake. For this, there is a facility of correctional homes, juvenile homes, training schools, and reformatories. The main object of this theory is the rehabilitation of inmates. For example, payroll, probation, juvenile justice act और एक्सपायरेटरी थ्योरी, ठीक है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का एग्जांपल क्या होता है? आपने यदि 19, मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया, जैसे पारुल है, पारुल की चोरी की सजा हो गई है कि भाई इसने चोरी करी है। अब क्या करेंगे, प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं कि पारुल को बोलेंगे कि बॉन्ड भर के जा, 3 साल का बॉन्ड भर के जा, ठीक है, कि आगे से तू ये पनिशमेंट नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगी आगे से ये पनिशमेंट। तो ये होता है प्रोबेशन, डन। और एडमोनिशन में क्या होता है, बिना मतलब डांट फटकार के छोड़ देते हैं, डन, ठीक है। अब आ जाइए एक्सपायरेटरी थ्योरी, तो पर्सन को आइसोलेशन में रख देते हैं, एकांत में रख देंगे कि कोई आदमी, एक इंसान जब अकेला रहता है तब पता चलता है कि भाई बाहर समाज में क्या हो रहा है, आदमी घुट जाता है, तो पर्सन को आइसोलेशन में रख दिया जाता है। तो ये होती है एक्सपायरेटरी थ्योरी। आई होप आपको पांचों थ्योरी समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी थी? प्रिवेंटिव थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है, एक्सपायरेटरी थ्योरी और रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। आई होप एग्जाम का, मेंस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, डन। किसी को कोई क्वेरी? आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, सबको आईपीसी सिंपल नहीं है। देखो 3 सब्जेक्ट मैं बताती हूँ सिंपल जो नहीं है। आईपीसी इन कंपैरिजन तो फिर भी सिंपल है, जैसे मैम बोल रही थी, यदि आपके स्टेट की, यदि कोई भी मतलब ये जुडिशरी है, उसमें यदि टोपा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, और इंडियन लिमिटेशन एक्ट आता है, उसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज इन कंपैरिजन टू अदर एक्ट्स, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा हार्ड है। सेक्शन पर कितने? एक में शायद 137 सेक्शन है, ठीक है, टीपीए की बात करें, इंडियन लिमिटेशन एक्ट की बात करें, शायद 31-32 ऐसे सेक्शन है, ठीक है, और एविडेंस की बात करें या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, 170 सेक्शन है। लेकिन यदि आप उनकी लैंग्वेज पढ़ोगे, इतनी हार्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इन कंपैरिजन चलो बीएनएस की तो सही है, चाहे 358 सेक्शन है, लेकिन चीजें आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है ऑफेंस। मान लीजिए ऑफेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने किसी की पानी की बोतल में से पानी पी लिया, क्या ये ऑफेंस है क्या? करा तो मैंने गलत काम है ना, मैंने चींटी को मार दिया, करा तो मैंने गलत काम है, ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अपने मन से ये चीजें हटा दो, ठीक है, अपन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ रहे हैं, जो स्टेप की भाई फर्स्ट स्कूल मतलब फर्स्ट क्लास होती है या एलकेजी यूकेजी होती है, वैसे पढ़ रहे हैं। ऑफेंस का मतलब ऐसा नहीं है किसी ने गलत किया, ऑफेंस का मतलब है जिसे ऑफेंस की श्रेणी में डाला गया है, जिसे किसने किसने ऑफेंस बनाया, पनिशेबल। भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जो चीज पनिशेबल बनाई गई है, केवल वो ऑफेंस है। समझ गए? क्यों चींटी को मारना और क्यों पानी पीना ऑफेंस नहीं है? क्योंकि
क्योंकि भारतीय न्याय संहिता ने इस चीज को ऑफेंस नहीं बनाया। तो आपको ऑफेंस की डेफिनेशन याद रखनी है, आती भी है एग्जाम में, कि एन एक्ट, और कभी भी आज क्लास में आप बैठे हो, चाहे आप आगे कंटिन्यू करो या नहीं करो, एक्ट के साथ में आपको, ठीक है, 90% जगह पर क्या लिख कर आना है? एक्ट एंड ओमिशन। क्या लिख कर आओगे, याद रखोगे? एक बार हैंड रेज करो। एक्ट एंड ओमिशन, ये आधी अधूरी डेफिनेशन कभी भी नहीं लिखी आना। कोई चीज मान लीजिए, किसी चीज को करना ऑफेंस है, समझना कि किसी चीज को करना ऑफेंस है, लेकिन किसी चीज को चलाकर भूलना वो भी एक ऑफेंस है। तो क्या लिखा हुआ है कि एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय भारतीय न्याय संहिता इज एन ऑफेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी क्या लिख रखा है? एन एनी एक्ट और omission made punishable by BNS or any other law for the time being in force is an offense. डन, याद रहेगी आपको ऑफेंस की डेफिनेशन, हमेशा याद रखो। कोई चीज को जब क्या बनाया गया है, पनिशेबल बनाया गया है, तभी वो ऑफेंस है। ऐसा नहीं है कि तूने मेरा पानी चुरा के पी लिया, भगवान अगले जन्म में तुझे नरक देगा या ऐसे कुछ देगा, ये कोई ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। जिसे पनिशेबल बनाया गया है वही ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अब देखिए क्राइम क्या है, ठीक है। ऑफेंस क्राइम आइडेंटिकल से लगते हैं, ठीक है। तो क्राइम की थोड़ी सी ऑफेंस जो अपने भारतीय न्याय संहिता में, अब देखो क्राइम क्या होता है, आ जाइए। क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है, फॉरबिडन है, ठीक है, हार्मफुल नॉट ओनली टू द पर्सन बट ऑल्सो टू द कम्युनिटी, सोसाइटी और स्टेट, इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर। क्यों लिखा मैम आपने स्टेट क्यों लिखा है या कम्युनिटी क्यों लिखा है? जब आप सिविल प्रोसीजर कोड की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए पारुल है और प्रिया है, सिविल में कैसे कैसे केस, यदि पारुल और प्रिया के बीच में केस चल रहा है तो वर्सेस में किसको लिखेंगे, कोई बताएगा? गुंजन मैम, सिविल में यदि स्टेट पारुल और प्रिया के बीच में केस चल रहा है तो कैसे लिखेंगे? स्टेट स्टेट सिविल में पूछ रही हूँ मैं, सिविल में, सिविल में कैसे लिखेंगे? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नेम होंगे दोनों में। पारुल वर्सेस प्रिया, समझ में आया सबको? लेकिन जब क्राइम होता है, जब क्राइम होता है तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है। क्राइम किसके अगेंस्ट होता है? क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। मान लीजिए किसी मोहन नाम के पर्सन का किसी अरुण नाम के पर्सन ने मर्डर कर दिया, तो क्या लिखा जाएगा प्रिया, क्या लिखा जाएगा केस में जब अपन वो लिखेंगे? और वो मैम राजस्थान में रहता था। मोहन ने अरुण का मर्डर कर दिया। हम्म, देन मैम स्टेट वर्सेस मोहन। स्टेट वर्सेस, हाँ मोहन ने अरुण, स्टेट ऑफ, मान लीजिए राजस्थान में रहता है तो स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान राजस्थान वर्सेस वर्सेस मोहन। आई होप समझ में आ मोहन। गया होगा कि ऑफेंस जो होता है, मर्डर कर दिया, ऐसे तो यार मर्डर तो उसका करा है मोहन का, तो जी नहीं, या अरुण का, जिस वॉट एवर इट इज, लेकिन क्योंकि जो ऑफेंस होते हैं वो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो कभी भी, अभी अपन जजमेंट की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि यदि आप क्रिमिनल में जजमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन। क्यों लिखेंगे स्टेट? आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि कभी भी जो ऑफेंस होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। मर्डर कर दिया, आज तूने इसका करा, किसी और का भी कर देगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा है मैंने कि हार्मफुल नॉट ओनली टू द पर्सन, जिसके ऊपर हुआ है, केवल उसी के लिए नहीं है, बट ऑल्सो टू द कम्युनिटी। अब देखो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एनी एक्ट इज नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज पनिशेबल एज अ क्राइम बाय अ पर्टिकुलर लॉ। 100 बार मैं एक ही चीज बोलूंगी, ऑफेंस या क्राइम जब तक क्राइम नहीं होता, ऑफेंस नहीं होता, जब तक कि उसे पनिशेबल नहीं बनाया गया है। ये स्पेसिफिक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लो भाई अब बताते हैं, जैसे तूने चोरी करी, मान लीजिए कोई इंसान है उसने चोरी करी, पारुल बोल रही मैं तुझे जेल में डाल दूंगी, मैं तुझे सजा सुना रही हूँ कि तूने चोरी करी है, 3 साल की सजा है, 379। यदि हम आईपीसी की बात करें,
3 साल की सजा है। तूने घर में घुस के चोरी करी है, 380 की सजा मिलेगी तुझे, तो 7 साल की सजा है। ठीक है। और तूने प्रिपरेशन करके चोरी करी, मैं तुझे सजा सुना, मैं कोई जज हूँ? नहीं, मैं जज नहीं हूँ। तो कौन सजा सुनाएगा? नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब ये अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या होता है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए, क्या बोला मैंने कि ऐसे ही बताती हूँ, देखिए मान ली एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल, फर्स्ट क्लास कितने साल तक की पनिशमेंट दे सकता है? कोई भी, जैसे प्रिया वन मेरी ईयर स्टूडेंट है। 1 ईयर प्रिया आप बताएं। 3 साल मैम, 3 साल। ग्रेट, years ठीक है, डन। 3 इयर्स तक की सजा दे सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास दे सकता है 1 ईयर। तो अब सजा सुनाई है किसने? पारुल जैन ने सजा सुनाई है कि मान लीजिए प्रिया, सॉरी ना, प्रिया ने ड्वेलिंग हाउस में घुसकर चोरी करी है, तो सजा तो कितने साल तक की है? दिनेश, कितने साल तक की सजा है ड्वेलिंग हाउस में घुसने की? किसी को भी पता हो तो? 7 साल की सजा है, मैं बताती हूँ। 7 years plus 1। लेकिन क्या पारुल 7 साल की सजा सुना सकती है क्या? पारुल तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, क्या पारुल 7 साल तक की सजा सुना सकती है क्या? क्योंकि 7 साल की सजा सीजीएम तो सुना सकते हैं, सीजीएम। अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है ना, तो नहीं सुना सकते। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या मुझे अथॉरिटी है कि 7 साल की सजा सुना सकती हूँ मैं? नहीं है ना मुझे अथॉरिटी। स्पेसिफिकली क्या कह रहा है? नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। चाहे पनिशमेंट चाहे पनिशमेंट 7 साल की दे रखी है, लेकिन पारुल जैन को अथॉरिटी नहीं है 3 साल से ऊपर की सजा सुनाने की। उसे सिर्फ 3 साल तक की सजा। यदि पारुल को लगता है कि 7 साल की सजा, तो जाओ भाई सीजेएम के पास जाओ। एक सीजेएम 7 साल तक की सजा सुना सकता है। ये सब चीजें अपन बीएनएसएस में कभी इन फ्यूचर पढ़ेंगे आगे। लेकिन मैं आपको, क्योंकि हम ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ने की जैसे नहीं पढ़ रहे कि जो लिखा है वही पढ़ ले, हर चीज को समझ के आपको पढ़ना चाहिए कि भाई अथॉरिटी ऑफ लॉ क्यों लिखा हुआ है। अथॉरिटी ऑफ लॉ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। ऐसे ही आप अपनी मनमर्जी से सजा नहीं सुना सकते। ठीक है। जब तक ये सबको मतलब थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जब तक किसी चीज को ऑफेंस नहीं बनाया जाएगा तब तक सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। क्राइम के एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, अंदर से आप आराम से पढ़ना। ठीक है। अंदर से ये बहुत सारे नोट्स, इतने अथाह नोट्स हैं इसके अंदर। देखो 219 पेज के नोट्स हैं, तो ऑफ कोर्स अथाह नोट्स होंगे। लेकिन बेस आपका क्लियर होना चाहिए। बेस आपका क्लियर हो गया तो अंदर आप ऑटोमेटिकली पढ़। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। जानवर ने मार दिया, क्या आप उसको जेल में डाल दोगे? नहीं डालोगे। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। नेक्स्ट, मेंस्ट्रिया और एक्टस्ट्रियस। जैसा भी, जो भी आप बोलते हो, मैं मेंस्ट्रिया बोलती हूँ या मेंस्ट्रियस बोलते हैं, जो भी हो, लेकिन भावनाओं को समझो। क्या लिखा हुआ है? मेंस्ट्रियस और एक्टस्ट्रियस। अब मैम, ऑफेंस का मतलब तो आपने समझा दिया कि पनिशेबल बाय लॉ, लेकिन आप किसी को बताओगे कैसे कि भाई ये, वैसे मान लो कि मैं लर्निंग हूँ, ड्राइविंग सीख रही हूँ, ठीक है, कार नई नई चलाना सीखा है मैंने, एक्सीडेंटली, वही ना, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटली मैंने किसी को तेज स्पीड से मार दिया, ग्रीवियस हर्ट हो गया। क्या मेरा मेंस्ट्रिया था? क्या गुंजन या कोई भी बताइए, क्या मेरा मेंस्ट्रिया था कि उसको नहीं। मारने का? यार, लेकिन ग्रीवियस हर्ट तो कर दिया आपने उसको। मेरा मेंस्ट्रिया नहीं था, एक्टस रिया। यदि एक्टस रिया हुआ है लेकिन मेंस्ट्रिया नहीं हुआ, तो क्या ये ऑफेंस बना? क्या ये ऑफेंस नहीं बना? तो एक ऑफेंस के लिए, एक बार आप बोल रखिए, मैं आपको देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्या होता है मेंस्ट्रिया, क्या होता है एक्टस्ट्रिया? आ जाइए देखते हैं। देखिए, किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए क्या होना चाहिए? ए आर प्लस एम आर। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया होगा, क्योंकि ए आर और एम आर, एक्टस्ट्रियस और मेंस्ट्रियस, जब तक दोनों साथ में नहीं होंगे तब तक आप उसको सजा नहीं सुना पाएंगे। ठीक है। जब तक आप, बहुत एक्सेप्शनल कुछ कुछ चीजें हैं, एक्सेप्शनल होती है, लेकिन हाँ जी बेटा, हाँ जी,
ठीक है। कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शन होती है, लेकिन किसी भी ऑफेंस के लिए क्या जरूरी है, किसी भी ऑफेंस के लिए जरूरी है कि मेंस्ट्रुआ होना चाहिए प्लस एक्टस्ट्रिया होना चाहिए। मैम कहीं पे आईपीसी में या बीएनएस में वर्ड तो नहीं लिखा हुआ मेंस्ट्रुआ, कहीं पे देखते हो क्या आप? कहीं पे देखते हो क्या मेंस्ट्रुआ वर्ड? किसी को पता है? कोई भी बता दीजिए। नो मैम। कहीं भी नहीं देखते नो मैम मैम। मेंस्ट्रुआ। तो वो बोले मैम आप कैसे बोलो, एक्टस्ट्रियस भी नहीं देखते कहीं पे। लेकिन अब बताऊंगी मैं कहाँ कहाँ लिखा है। कभी आपने नेग्लिजेंट वर्ड देखा है बीएनएस में? यस आईपीसी मैम, में डेथ बाय नेग्लिजेंस। मैलीजेंट, नेग्लिजेंट, गुड फेथ, एक्स है ना, और इंटेंशन, नॉलेज, ये वर्ड देखे हैं आप सभी लोगों ने? कभी छोटा यस मोटा मैम। लॉ पढ़ा होगा। तो क्या ये मेंस्ट्रुआ की बातें नहीं बताते? मेंस्ट्रुआ इस तरीके से दिया गया है। किस तरीके से दिया गया मेंस्ट्रुआ? नेगेटिव फॉर्म में कैसे दिया गया है? नेग्लिजेंट, मैलीजेंट, ठीक है, ये दिया गया है। पॉजिटिव फॉर्म में कैसे दिया गया है? पॉजिटिव फॉर्म में दिया गया इंटेंशन, नॉलेज, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। आजी, और एक्टस्ट्रिया, एक्टस्ट्रिया कोई भी काम ऑफेंस करा है आपने तो वो एक्टस्ट्रिया होता है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है पूरा मेंस्ट्रिया पे आपसे। टॉप ऐसे आते हैं क्वेश्चन, इस तरीके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मेंस्ट्रिया 2 नंबर का क्वेश्चन। मैं आपको बता रही हूँ कि प्री क्लियर करने में और मेंस क्लियर करने में जमीन आसमान का अंतर है। किसका अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने जैसे आपको बोला कि मेंस्ट्रिया क्या है, आपको आता है, आपने सोचा मेंस्ट्रिया मतलब माइंड, क्रिमिनल माइंड। क्या आप अपने आप को ये सोचो, हाँ आप अपने आप को ये सोचो, क्या आज के टाइम पे आप क्या लिख रहे हो? आज के टाइम पे आप मेंस लिख रहे हो और मेंस में आपसे पूछा गया कि बताइए चंचल मैम, ऋतु मैम, प्रिया मैम, मेंस रिया पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मेंस रिया पे 5 लाइन लिखनी है। तो आप आज की डेट पे जज करो ना अपने आप को कि क्या हम वो 2 लाइन लिखने या 3 लाइन लिखने के लायक हैं क्या? कोई भी ऐसा इंसान है आज के टाइम पे जो मेंस में 4 लाइन लिख सकता है मेंस रिया पर? अब मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे लिखोगे। हाँ जी, मैं समझ गई आपकी बात अल्फाज जी, आप समझो। अब जैसे मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, आप किस तरीके से लिखोगे कि मेंस्ट्रुआ स्पेसिफिकली इंडियन पीनल कोड में नहीं दे रखा है, लेकिन किस फॉर्म में दे रखा है? इंटेंशन फॉर्म में दे रखा है, नॉलेज फॉर्म में दे रखा है। डन, आई होप समझ में आया होगा। एक बार हैंड रेज करो मेंस्ट्रुआ के लिए। आप देखो किस चीज में मेंस्ट्रुआ की जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ आपको। देखो बायगमी, समझ लो। अब जैसे मान लीजिए कि बायगमी, मैंने गलती से दूसरी शादी कर ली। ठीक है, मान लीजिए मोहन बोल रहा है कि मुझे लगा कि मेरी वाइफ, कभी बाइगमी की डेफिनेशन आप लोगों को आती होगी, 494 आईपीसी में दे रखा है, इसका मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं है। बाइगमी का मतलब क्या होता है कि यदि आपका जो स्पाउस है वो जीवित अवस्था में है और आप दूसरी शादी कर लेते हो तो वो बाइगमी है। समझो, मान लीजिए कि किसी ने, जैसे कोई इंसान है अपने वाइफ, हस्बैंड वाइफ जो है 7 साल से दूर रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं कि भाई वो वहां रहता है, वो वहां रहता है। तो आप जाके कोर्ट में बोल रहे हो भाई मेरे 7 साल से मैं तो इसके साथ रह ही नहीं रहा, तो मैंने क्या कर ली, मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरा तो ऐसे कोई इंटेंशन ही नहीं था, मुझे तो इतनी नॉलेज थी कि 7 साल से ज्यादा का जो भी टाइम रहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे हो तो दूसरी शादी कर सकते हैं। भाई कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा? ऐसा लिखा है कि 7 साल तक सुना नहीं गया हो, फिर जाके आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके आप डिग्री या जो भी कुछ होता है वो पास करवाओगे कि हाँ भाई मैंने 7 साल से ज्यादा से सुना नहीं है, उसके बाद में आप शादी कर सकते हो। तो बाइगमी एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है। याद रहेगा, एक बार हैंड रेज करो। बाइगमी हो गया, किडनैपिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, किडनैपिंग में मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है कि मतलब, और भी मैं बताती हूँ, जैसे 292, जैसे अभी मुझे सेक्शन, हाँ सेक्शन नंबर याद नहीं है। जैसे मानिए 292, जो जैसे एक केस है, आप लोगों को याद भी होगा, लेडी चटर्लीज लव। किसी ने यदि ये मूवी देखी होगी तो लेडी चटर्लीज लव नाम की एक बुक थी। ठीक है, तो एक सेलर उस बुक को अपनी दुकान में बेच रहा था। ठीक है, और वो एक ऑब्सीन बुक थी। ठीक है, उसमें गलत चीजें थी, गलत चीजें लिखी हुई थी। वो जब जो पर्सन है, जो सेलर है, ठीक है, उसके पास में गए कि भाई तू ये बुक बेचता है, ठीक है, तो तुम्हें हम पकड़ के ले जा रहे हैं, तुमने तो ऑफेंस किया है। तो वो बोला कि मुझे क्या पता इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपने समझा, ये जो 292 के ऑफेंस होते हैं आईपीसी के, वो जब हम आगे सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इस नोट्स में भी लिखे हुए हैं सेक्शन नंबर।
ये सेक्शन नंबर वगैरह सब नोट्स में लिखे हुए होंगे कि मैम हाँ जैसे कि किडनैपिंग, एब्डक्शन, रेगिंग वार, तो ये इन सब में मिनिस्ट्रियाँ जो है वो मतलब ऑफेंस कमिट करने के लिए आप जरूरी नहीं नहीं है। मेन जैसे आपके जैसे मान लो कि 16 साल का, ठीक है, हाँ 16 साल के बच्चे को ले गया कोई अपने आउट ऑफ कीप फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप, तो ठीक है, यदि पता चल रहा है कि भाई किडनैपिंग करके ले गया, तो अब चाहे उसका मेंस्ट्रुआ कैसे था, आप आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप लेकर गए हो, तो मेंस्ट्रुआ चाहे कैसा हो, किडनैपिंग का ऑफेंस है। ठीक है, वो बात की बात है, कोर्ट में इंक्वायरी ट्रायल में क्या प्रूफ होता है, ये आपको यही माना जाएगा कि भाई किडनैप करके लेके गए। आर वर्सेस इसका केस है, वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने समझाया, क्या क्या समझाया, कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जिसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है। डिफेमेशन कर दिया आपने प्रेसिडेंट का, कोर्ट में डिफेमेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये अभी हम नोट्स में आगे पढ़ लेंगे, ये जस्ट मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रही थी। अब आ जाइए एक्टस्ट्रिया। एक्टस्ट्रिया सिंपल सा एक्ट करना। एक्टस्ट्रिया क्या है, सिंपल सा एक्ट करना। तो किसी को भी, आप सब में से किसी को भी एक जरूर, किसी भी स्टूडेंट को ये पता हो जिसमें एक्ट करने की जरूरत नहीं है, मेंस्ट्रुआ ही ऑफेंस है, कोई है बताने वाला? प्रिया मैम, पढ़ा हुआ है शायद आपने आईपीसी, कोई है ऐसा? बताइए, जिसमें एक्ट करने की जरूरत नहीं है, मेंस्ट्रुआ एक्ट ही अगेंस्ट ऑफेंस है। गवर्नमेंट, प्रिपरेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो एक्ट कर नहीं रहे ना प्रिपरेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट। आप, एक्ट तो कर रहे हो, वेज वार में भी एक्ट कर रहे हो शुभम। वेज वार मतलब क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। वेज वार का मतलब तो साफ ही दिख रहा है कि आप वेजिंग वार ओनली अगेंस्ट, प्रिपरेशन यहाँ पे ऑफेंस होता है। प्रिपरेशन में भी तो कुछ कर रहे हो ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जैसे मैंने क्या, मैं नहीं बोली, चलो मोहन और अरुण ने किसी भी तीसरे बंदे को मारने के लिए क्या करी, तीसरे बंदे को मारने को, क्या मारने के लिए क्या करा, एग्रीमेंट करा। भाई साहब, ये एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। क्या सिर्फ उन्होंने क्या बोला है, वो उन्होंने जस्ट सोचा है कि हम उनको जाकर क्या करेंगे, उनको उसको जाकर मारने के लिए क्या करा है, उन्होंने एग्रीमेंट करा है। तो एन एग्रीमेंट टू डू अनलॉफुल एक्ट, याद है किसी को डेफिनेशन? अभी आप देखोगे इसके अंदर आगे, तो इसके यस अंदर मैम। सिर्फ सोचना ही, कितनी यस गलत मैम, बात है, कोई आप लोगों ने लीगल सबने वर्क भी अगर कॉलेज, इलीगल मीन्स से किया जाए तो वहाँ पे वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू वो हो जाएगा इवेटमेंट, उसका डन डन डन, उसके देखो थ्री मुझे एलिमेंट्स पता है अच्छी। आपको नॉलेज है, आपने आईपीसी पढ़ा हुआ है, लेकिन हर किसी को नॉलेज नहीं है। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को, अब समझिए। आप सब लोग समझ चुके हैं। मैंने आपको तीन चीजें बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज मेंस्ट्रुआ, फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज एक्टस्ट्रिया, फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन से ऑफेंस है जहां पे एक्टस्ट्रिया की जरूरत नहीं होती, और ऐसे कौन से ऑफेंस है जहां पे मेंस्ट्रुआ की जरूरत नहीं होती है। देखते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या लिखा हुआ है नोट्स में, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ होगा, आ जाइए देखते हैं। ह्यूमन बीइंग आप देख लेना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग देख लेना। डेफिनेशन 2 के 19 में मैन की डेफिनेशन है, 2 के 35 में शायद वुमेन की डेफिनेशन है, और सेक्शन 10 आईपीसी में डेफिनेशन है ह्यूमन बीइंग की। आ जाइए, मेंस्ट्रुआ देखो मैंने समझा दिया, अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं आराम से। दो दो नंबर का आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज मेंस्ट्रुआ? इंटेंशन, Mere an act does not make any person criminal. केवल एक एक्ट किसी इंसान को क्रिमिनल नहीं बनाता है। If it is done without criminal knowledge or intention, it could be accident or misfortune. It is derived from the famous maxim actus non facetium nisi mincitria, which is every offense along with guilty act there must be guilty mind. ये लाइन तो 110% आपको लिख कर आनी है। along with guilty act there must be guilty mind, ठीक है, तभी कोई ऑफेंस क्या होगा, तभी कोई एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में। वेरी इंपॉर्टेंट, along with guilty act, there must be guilty mind. R versus Alde. No man is guilty unless his mind is guilty. Offense is equal to actus rea plus means rea. Where there is any whether, ये गलत है, यहाँ पे आएगा whether। छोटी छोटी मिस्टेक मिलेंगी, देखो अभी बने बने नोट्स है। वेदर देयर इज एनी एक्ट वेयर actus rea नॉट रिक्वायर्ड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या केवल कभी मेंस्ट्रुआ ऑफेंस हो सकता है? मैम मेंस में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा
क्या केवल मेंस्ट्रुआ ऑफेंस हो सकता है? तो आप क्या लिखोगे? इन ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऑफेंस इज इक्वल टू मेंस्ट्रुआ प्लस एक्सेस्ट्रिया। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर केवल मेंस्ट्रुआ ही ऑफेंस हो सकता है। सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस क्या बोल रहा है? सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब आ जाइए, एक्सेस्ट्रियस मींस गिल्टी एक्ट, एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच इज पनिशेबल बाय लॉ। The accused needs to have done something resulting in injury to the plaintiff or victim, whether there is any act where menstruation are not required, means AR is equal to offense, where there is a strict liability 292, मुझे इसका भी सेक्शन नहीं पता कौन सा है, ये 292 आईपीसी है। शो इकोनॉमिक ऑफेंस, मैटर रिलेटेड टू पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और बाइगमी। ये सब केस आप लोग देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। आर वर्सेस शॉर्टली। अब दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक होता है मेले इन से, एक होता है मेले प्रोहाइबिशिया। मेले इन से मतलब जो अपने आप में ही गलत है, जो अपने आप में ही गलत है। आप समझना कैसे? क्या शराब पीना गलत है? कोई बताएगा मुझे? क्या शराब पीना गलत है? मैम उसमें कोई भी मैं देखो, मैं सेलेक्ट करती हूँ वो इंसान बताना। ओके मैम। आप बताइए अश्मिता, क्या शराब पीना गलत है? ऑफेंस है, No, ma'am. सॉरी गलत नहीं No, है। ma'am. क्या शराब? No, ma'am. तो शराब पीना ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा एक्ट है? ये है मेले प्रोहाइबिशिया। अब कैसे होगा मैम, आप कैसे बोल सकते हो? गुजरात में, आप शायद गुजरात में ऐसा है ना कि शराब पीना प्रोहाइबिटेड है, क्या मैं कुछ गलत बोल Yes. रही हूँ? बिहार, तो वहां यस पे मैम, ऑल्सो इन बिहार। हाँ मतलब समझ, आप जो मेरा कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश कर रहे हो। ये अपने आप में ऑफेंस नहीं है, शराब पीना अपने आप में ऑफेंस नहीं है, इसे ऑफेंस बनाया गया है। तो ये कौन सा ऑफेंस है? मेले प्रोहाइबिशिया। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया? जिसे बनाया गया है ऑफेंस। और मेले इन से, ऑफ कोर्स मेले इन से कौन से ऑफेंस है? किडनैपिंग हो गया मेले इन से। क्या लिखा है? रॉन्ग इन देमसेल्व्स। क्या लिखा है? मेले इन से मतलब रॉन्ग इन देमसेल्व्स मींस नो नीड ऑफ मेंस्ट्रुआ, पनिशमेंट शैल बी गिवन। आपको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। मेले प्रोहिबिशिया रॉन्ग मेयरली बिकॉज दे आर पनिश्ड बाय स्टेच्यू, जिसे स्टेच्यू ने पनिश्ड करा गया है। देखो अब मैं एक चीज बता रही थी आपको, ये एक लंबा सा आर वर्सेस प्रिंस का है, आप इसको पढ़ना, ठीक है? इसको पढ़ना, लेकिन मैं इसका कंसेप्ट बताती हूँ क्या था इसके अंदर। जो भी बंदा था, प्रिंस नाम का बंदा था, 16 साल की लड़की जो अनमैरिड थी, उसके फादर के पोजीशन से उसको लेकर गया, ठीक है, और उसके पापा की विल के बिना। अब लड़की बोल रही थी कि मैं 18 साल की हूँ, वो लग भी 18 साल की रही थी, ठीक है। और ज्यूरी ऐसे बोल रहा था कि वो प्रिंस के साथ में, ये बहुत पुराना केस है, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे वरदराजन का केस आ गया, लेकिन अभी हम उस कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड उसको करके सोचो कि लड़की बोल रही थी मैं 18 साल की हूँ, प्रिंस को उसने बोला मैं 18 साल की हूँ, वो लग भी 18 साल की रही थी, और वो प्रिंस के साथ में, ज्यूरी को पता चला वो प्रिंस के साथ में कैसे गई थी? अपनी इच्छा से गई थी। और प्रिंस बोल रहा है कि भाई मुझे जेन्युइनली लग रहा था, क्या लग रहा था? मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि वो लड़की 18 साल की है। तो क्या प्रिंस ने कोई ऑफेंस किया? अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा है उसके अकॉर्डिंग बताओ, क्या प्रिंस ने कोई ऑफेंस किया है क्या? यस मैम, क्यों किया है? क्योंकि ये ऑफेंस मेले इनसे था। अपने आप में। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया? सबका सोचने का तरीका, ये ऑफेंस मेले इनसे था। तुझे पता हो या नहीं हो वो लड़की 18 साल की है, तुझे लग रहा है या नहीं लग रहा वो 18 साल की है, लेकिन वो लड़की 18 साल से छोटी थी। आपने किडनैपिंग का ऑफेंस किया है क्योंकि आप आउट ऑफ कीपिंग ऑफ हिज फादर लेकर गए हो। आई होप समझ में आया होगा। मेले इनसे ऑफेंस जो अपने आप में ऑफेंस है, आपको मेंस रिया की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। आ जाइए, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। देखो सबने जजमेंट अलग अलग दिए थे, लेकिन जस्टिस ब्रैनवेल का देखते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, गलत है, मेले यहाँ पे वर्ड है कि डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मेले इनसे इनहेरेंटली रॉन्ग, मतलब जो इनहेरेंटली रॉन्ग एक्ट एंड सॉरी मैम, फॉर इंटरप्शन, वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही आप सभी को? नो मैम। सबको दिख रही है? मतलब कोई भी बता दीजिए, स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही? यस मैम, यस मैम मैम, विजिबल है।
एक बार आप सर, एक बार वापस आप है ना क्विट करके वापस एक बार ज्वाइन करिए, ठीक है। अब देखो, देखो ये ब्रैम्बेल करके जो जस्टिस थे उन्होंने क्या लिखा, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मेले इनसे और मेले प्रोहिबिशिया। He stated that for melee inse offense, mens rea is presumed and need not be specifically proved by prosecution, since taking away an unmarried girl was considered an immoral act. Prince mens rea under section 55, मतलब 55 ये कौन सा एक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग जब ये चला होगा, ये प्रीवी काउंसिल का ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर इसको क्या माना गया, उसको गिल्टी माना गया। समझ में आ गया होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कभी भी मेले इनसे का ऑफेंस आए, किडनैपिंग का ऑफेंस आए, किडनैपिंग का ऑफेंस आए तो आपको आर वर्सेस प्रिंस एक इंपॉर्टेंट केस है, आपको उसको लिख कर आना है, ठीक है। आपको उसको लिख कर आना है, आर वर्सेस प्रिंस। किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस हैं, वरदराजन का केस है, आर वर्सेस प्रिंस का केस है, और बहुत सारे इतने अथाह केस याद करे थे हम लोगों ने, लेकिन एग्जाम में हम कुछ नहीं लिख के आए, पेपर इतना सिंपल आया था, अजीब ही पेपर था, जो मेंस का पेपर था, ठीक है। और अभी ठीक है, 2-3 मिनट की क्लास और है, और बताती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे बात होती है, कभी भी आईपीसी पढ़ने से पहले स्टेप पता होनी चाहिए। 4 तरीके से कोई ऑफेंस बनता है, क्या होता है। फर्स्ट, सबसे पहले मेरा सोचना ही कि मुझे इसका मर्डर करना है, ये क्या है, इंटेंशन। क्या है ये, इंटेंशन। तो ये क्या है, क्राइम की फर्स्ट स्टेज है, क्राइम की फर्स्ट स्टेज क्या है, इंटेंशन। तो क्या बताओ, अभी कोई बताएगा प्लीज, कि क्या किसी अपराध के बारे में सोचना ऑफेंस है या नहीं है। अभी पढ़ाया मैंने, क्या किसी अपराध के बारे में सोचना, कि मैंने सोचा कि मैं मोहन के घर में जाकर चोरी करूंगी, प्लीज अभी समझना इस चीज को, कि मैं मोहन के घर में जाकर चोरी करूंगी, क्या ये एक ऑफेंस है, क्या मुझे सजा मिलेगी क्या, नो मैम। नहीं मिलेगी सजा। अब लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाकर मोहन को मारूंगी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर ली मैंने सुधांशी ये किसके साथ में, कि मैं जाके मोहन को मारूंगी, तो क्या ऑफेंस है, यस मैम। क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, वो भी ऑफेंस के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, मतलब मर्डर के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो मुझे सजा मिलेगी, ठीक है। ये सब चीजें हम बहुत आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि वैसे तो द इंटेंशन इज द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज इन कमीशन ऑफ अ क्राइम, दिस स्टेज हैज नॉट बी पेनलाइज्ड अंडर द आईपीसी, वर्ड यहाँ पे आएगा बीएनएस, ठीक है। बढ़िया है, मैं देखते देखते चीजों को सही करती जाऊंगी। बट एक्सेप्शन सेक्शन 61 बीएनएस, 120A 120B आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आप बात समझे। अब यहाँ पे बात होती है, मैंने, ठीक है, कोई भी लड़की का नाम ले लेती हूँ जिसको मुझे मारना है, ऐसा कुछ करके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक मोहन नाम के पर्सन को, ठीक है, मुझे एक मोहन नाम के पर्सन का मर्डर करना है। मैं गई एक मतलब केमिस्ट की दुकान पे और मैंने जहर खरीद लिया, क्या खरीद लिया, जहर खरीद लिया, किससे, कि भाई मैं उसके खाने में मिलाऊंगी। क्या प्रिपरेशन, जहर खरीदना एक ऑफेंस है, कोई भी नो मैम। बताएगा। जहर खरीदना एक ऑफेंस नहीं, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, गुंजन मैम नहीं है, जहर खरीदना ऑफेंस नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे तो मैं चूहे मारने की दवाई खरीद लूं, चूहे मारने की खरीद, मैं तो जाके मुझे लगता है मैं गेहूं में डालूंगी, कुछ भी करूंगी, तो जहर खरीदना ऑफेंस नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन की भी एक्सेप्शन है, कि वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, आप क्या कर रहे हो, ये देखो, ये एक्सेप्शन है, पढ़िए। Preparation is not punishable, but in following cases, preparation is punishable under the BNS. Waging war against the government of India, committing depredation on areas, ये specifically mention है 3-4 सेक्शन, जहां पे punishment क्या है, punishment offense है। Committee preparation to commit dacoity, preparation है। अब आ जाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आएगा मेंस में, कोई बोल, मतलब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम आपके नोट्स मेंस के हिसाब से, भाई मेंस के हिसाब से नोट्स है, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज अटेम्प्ट, कोई, मैं सही बता रही हूँ, लिखना ही नहीं आता, मैं इतने दिन से कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, मुझे डेफिनेशन नहीं आएगी अटेम्प्ट की, लेकिन क्या होता है अटेम्प्ट, एक्टिव, एक्टिव या डायरेक्ट मूवमेंट, या डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कैसे बताओ। चोरी के लिए मैंने एक डिब्बा खोला, ठीक है, किस यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सोने के कंगन है, मैंने उस डिब्बे को खोल लिया, लेकिन वहां पे कंगन थे ही नहीं,
कौन सा ऑफेंस है ये? अटेम्प्ट टू थेफ्ट। क्या उसमें कंगन थे? नहीं थे। ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट है। मैंने किसी की जेब में हाथ डाल दिया, कैसे कि यार पैसे मिलेंगे, सामने वाला गरीब था, उसके जेब में कुछ भी नहीं था, खाली थी उसकी जेब, ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट है। ठीक है, देखिए, an attempt is the direct movement towards the commission of an offense after the preparation has been made. It is of two type. Possible attempt, यदि कोई चीज का attempt possible हो गया तो offense हो जाएगा. Impossible attempt, attempt तो successful हो गया, like मैंने उस डिब्बे को ओपन तो कर लिया, लेकिन वहां अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, मैंने डिब्बा ओपन कर लिया, मैंने पिक पॉकेट में हाथ डाल लिया, लेकिन ऑफेंस नहीं हो पाया, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। और 511 सेक्शन या आगे हम देखेंगे कौन सा सेक्शन है, उसके अंदर अटेम्प्ट पनिशेबल है। दिनेश जी बताइए। ठीक है, अब आ जाइए कमीशन। सबको पता है कमीशन मतलब ऑफेंस कंप्लीट हो चुका है। तो कितनी मैंने आज अपन ने जो जो चीजें पढ़ी है उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। कितने सेक्शन है? 358 सेक्शन है। कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। कब एनफोर्समेंट में आया था? 1 जुलाई 2024 को। कब एनेक्टमेंट हुआ था? 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? कितने तरीके की थ्योरी है? 5 तरीके की थ्योरी है, रेट्रिब्यूटिव, डिटरेंट, प्रिवेंटिव और जो भी रिफॉर्मेटिव और एक्सपायरेटरी थ्योरी है। किसी भी क्राइम के लिए उसका पनिशेबल करना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज पनिशेबल नहीं होती। सजा कौन सुनाएगा? ऑथोरिटी बाय लॉ सजा सुनाएंगे। कितने स्टेजेस हैं किसी भी क्राइम के? मतलब क्या होनी चाहिए? 4-5 चीजें होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए, मीन्स रियस होना चाहिए। ठीक है, और कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन के साथ में प्रिपरेशन इज द सेकंड स्टेज, थर्ड आपका अटेम्प्ट इज द थर्ड स्टेज, और कमीशन इज द फोर्थ स्टेज। बाकी क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। किसी की कोई क्वेरी? Yes, ma'am. इसेंशियल्स ऑफ I have क्राइम a में doubt. इंजरी छूट गया मैम। क्या चीज? हाँ, इंजरी इसेंशियल्स ऑफ वगैरह, क्राइम में इंजरी। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। इंजरी मतलब इंजरी होना भी जरूरी है। बाकी कल हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि संहिता में क्या क्या चीजें हैं। देखो Ma'am, हाँ, as you said that the crime must be done against a human being, right, ma'am? क्राइम मस्ट बी डन बाय ए ह्यूमन बीइंग। Oh, okay. ठीक है, बाकी वैसे मुझे पता है, जैसे अपने इंडियन पीनल कोड में आता है कि किसी बंदर को खाना, जैसे लिखा रहता है ना, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, कहीं घूमने जाते होंगे, वैष्णो देवी जा रहे हो या कहीं पे, कि बंदरों को रोटी खिलाना मना है। ठीक है, तो यदि आप ऐसा कुछ काम करते हो, रोटी खिला दी, या पता चल गया वहां के लोगों को कि भाई वो पुलिस में डाल सकते हैं, वहां पे ऑफेंस है। स्पेसिफिकली सेक्शन है शायद 260, मुझे याद नहीं आ रहा, 279 करके एक ऑफेंस वो है सेक्शन नंबर आईपीसी में। उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि आप जैसे डॉग, ये बंदरों को कुछ खिलाते हो, और आपको याद होगा मिसचीफ करते हैं अपन एनिमल के साथ में, 50 रुपए का एनिमल है, 10 रुपए का एनिमल है, तो ऑफेंस डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगेंस्ट नहीं बोला मैंने, बाय अ ह्यूमन। डन अस्मिता? Yes, ma'am. ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे 8:30 बजे। फिक्स मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, और 8:35 पे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 7:30 बजे बीएसए की क्लास है। ठीक है, मैम बीएसए का क्लास आप ही लेंगे क्या? नहीं, बीएसए की 7:30 बजे क्लास से। रश्मि मैम लेगी, रश्मि मैम लेगी, ओके, और बीएनएस का क्लास आप? मैं नहीं लूंगी। हाँ, ठीक है, और पारुल मैम, एक और क्वेश्चन था, पारुल मैम कोई क्लास लेंगे क्या? मैं पारुल मैम लूंगी। ओके मैम।